गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्लास स्टार्ट की जाए ताकि केस स्टडी करेंगे आज। ठीक है, काफ़ी सारी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, 20-21 क्लास, उसमें हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर किया हुआ है। आज केस स्टडी करेंगे, पर्टिकुलरली चैप्टर 1 की केस स्टडी है सर ये। ठीक है, तो देखिए क्या है कि चैप्टर 1 की केस स्टडी आगे 1-2 दिन हम केस स्टडी चैप्टर 1 से ही करने वाले हैं। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा बेहतर समझना चाहते हैं, थैंक यू सर टिंकू जी तारीफ के लिए। ये कह रहा हूं कि जून 2024 में जो लाइव क्लास हुई है सर, लाइव क्लास हुई है, उसमें चैप्टर नंबर 1 में लगभग 6 क्लासेस हैं, चैप्टर नंबर 1 में ही। ठीक है, इसी चैप्टर में देयर आर 6 क्लासेस, उनको जरूर एक बार देख लीजिए, उनको जरूर देख लीजिए। आज तो मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा, मैं श्योर करता हूं। पर अगर बहुत अच्छी और गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो बेहतर रहेगा कि हम जो है इसको मतलब जून 2024 की जो लाइव क्लास हुई है उसको पढ़ें एक बार। टोटल 6 क्लासेस जो है, 6 क्लासेस हुई हैं चैप्टर नंबर 1 में, एकदम स्टार्टिंग में ही है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 6 ऐसे करके है। तो उसको जरूर अटेंड करिए। ठीक है, इसी समय कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसी बहाने वो भी हो जाएगा, मतलब पढ़ाई भी हो जाएगी और केस स्टडी भी समझ में आ जाएगी। इवन मैं आपको समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई चीज छोड़ के चलूंगा, पर फिर भी एक जो बैकग्राउंड, एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं न्यूमेरिकल बैकग्राउंड आपको यहाँ पर ज्यादा देने वाला हूँ। तो लगभग लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हम बात करें आज क्रॉस रेट बेस्ड एक केस स्टडी करेंगे। क्रॉस रेट बेस्ड एक केस स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो हियर इज द केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू। बस केवल इतना डेटा दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है बस, बाकी सारे क्वेश्चंस हैं। डेटा के नाम पर आपके सामने सिर्फ यही है। इफ यूरो इज क्वेटेड एट यूएसडी दिस एंड यूएसडी इज कोटेड एट आईएनआर दिस। अगर दो रेट दिए हुए हैं, यूरो का रेट यूएसडी के अगेंस्ट में, अगर हम इसको देखें तो हम ये लिख सकते हैं यूरो अपान यूएसडी। ये अगर इसको समझा जाए तो यूरो अपान यूएसडी दिया हुआ है 1.28/30, और सिमिलरली इसको अगर कोट करें तो ये दिया हुआ है सर यूएसडी अपान आईएनआर इक्वल टू 62.96 स्लैश 04 पॉइंट नहीं स्लैश 04, ये दिया हुआ है सर आपको। थ्योरी के लिए रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, ये हमें डेटा दिया हुआ है, उसी के आधार पर 5 या 6 क्वेश्चन है हमारे सामने, उनको करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच विल यू डेबिट टू द करंट अकाउंट ऑफ कस्टमर फॉर एन इंपोर्ट बिल ऑफ यूरो 60,000। तो एक कस्टमर है, उसके पास इंपोर्ट का बिल है, कुछ इंपोर्ट किया उसने, उसका बिल है यूरो 60,000 रुपीज का। तो कितना उसके खाते से, यानी उससे कितना रुपए तुम ले लोगे, उससे हम कितना रुपए ले लें इस ट्रांजेक्शन के लिए, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो 1-2 मिनट मैं रुकूं, आप लोग खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, कम से कम पहला क्वेश्चन खुद ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए इसको। मैं 2 से 3 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, आप खुद ट्राई करिए, देखिए कि आप क्या सोच पाते हैं। मेरा कंसर्न ये है कि आप थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लड़ाएं, और फिर जब आप सोच पाए और फिर मैं बताऊं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देन कि मैं बता दूंगा तो आसान लगेगा, भी सब कुछ लगेगा अरे अच्छा हाँ ऐसे ऐसे जाना है। जब मैं खुद ही बता रहा हूँ कि
ऐसे पैदल चलना है, आगे सीढ़ी है, फिर पहाड़ है ना। जब मैं खुद ही सब कुछ बताऊंगा तो आपके लिए सब चीजें आसान होंगी। खुद कोशिश करिए और फिर देखते हैं। अगर नहीं बात बनेगी तो 2-3 मिनट बाद हम शुरू करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई इट। तब तक जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी ज्वाइन कर लें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएफएम चैप्टर 1 है हमारे सामने, फॉरेन एक्सचेंज का एक केस स्टडी है आपके सामने सर। ओके, बीएफएम चैप्टर 1 की एक केस स्टडी आपके सामने है। केस स्टडी में यही डेटा दिया हुआ है, डेटा ये दिया है और ऐसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिस इज द डेटा एंड दीज आर द क्वेश्चंस। आपको इसे सॉल्व करना है। कुछ लोगों के आंसर भी आने लगे हैं, वेरी गुड। कोशिश करिए, गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए, ठीक है। कोशिश करिए। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही बैठे होंगे, यही सिचुएशन होगी आपके सामने, वहां क्या करिएगा? सही है गलत है कुछ भी आंसर आपका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमने ट्राई किया एटलीस्ट। एके जी, क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका? सर इज दिस राइट, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए ठीक है, मैंने आपको मतलब भर का समय दिया, जिन्होंने दिमाग लड़ाना था होप है लड़ाया होगा, नहीं तो अब ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि हमें कस्टमर के पास कौन सा बिल है, इंपोर्ट का बिल है यूरो का, ठीक है। तो यूरो का इंपोर्ट का बिल है, यूरो का बिल है, और यहाँ बात किसकी कर रहे हैं हम, उसके खाते से क्या ले रहे हैं, रुपए ले रहे हैं। इसका मतलब हमें रेट जो चाहिए सर वो ये चाहिए, हमें रेट जो चाहिए वो यूरो आईएनआर का चाहिए। क्यों सर यूरो और आईएनआर क्यों चाहिए? क्योंकि सर जो बिल है वो यूरो में है और जो खाते से पैसे निकालने वो रुपए में निकालने हैं। सो यूरो और आईएनआर से मतलब है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे रेट चाहिए यूएसडी आईएनआर का, नहीं, ये रेट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सर यहाँ यूरो में बिल है। अगर इसी जगह पे यूरो ना लिख करके सर यहाँ यूएसडी लिखा होता, बिल्कुल हम यहाँ पर बोलते कि हमें ये वाला रेट चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है सर कि हमें रेट किसका कौन सा चाहिए, यूरो आईएनआर का, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या यूरो आईएनआर का बिल है, मतलब रेट है हमारे पास? नहीं, यूरो आईएनआर का नहीं है हमारे पास। किसका रेट है सर? हमारे पास यूरो यूएसडी का रेट है। कितना है ये? 1.28/30। और दूसरा रेट है हमारे पास यूएसडी आईएनआर का, जो कि कितना है 62.96 और /04, ठीक। ये रेट हमारे पास दिया हुआ है, यानी डायरेक्ट हमें रेट भी नहीं दिया है, इसीलिए क्रॉस रेट करना पड़ेगा, राइट। यूरो आईएनआर यूरो, यूएसडी यूएसडी आईएनआर, तो हमें क्रॉस रेट करना पड़ेगा, इसीलिए ये इसे क्रॉस रेट केस स्टडी मैंने कहा है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। तो हमें यूरो आईएनआर का रेट चाहिए। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि सर यहाँ तो दो रेट है, एक बाइंग का रेट है, एक सेलिंग का रेट है ना। बैंक में क्या होता है, बैंक में हमेशा क्या फंडा चलता है, बाई लो और सेल हाई, है ना। हमेशा हम बैंक जो है हम हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और बैंक हमेशा बाई लो सेल हाई करता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि सर कौन सा रेट लिया जाए इसमें, 1.28 या 30 या 62.96 और 04, ठीक है। तो देखो, अगर हम देखें, मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, अगर मैं इसमें बाइंग रेट की बात करूं तो इसमें बाइंग रेट कितना होगा, पहले वाले में 1.28 हो जाएगा, है ना। बाइंग रेट कितना हो जाएगा 1.28, और दूसरे वाले में अगर बात करूं तो बाइंग रेट कितना हो जाएगा 62.96 हो जाएगा। ये बाइंग रेट है, क्यों? क्योंकि बाई लो होगा, कम ये है कम ये है तो ये लिख देंगे। सेलिंग रेट क्या होगा सर? अगर मैं यहां पर सेलिंग रेट लिखना चाहूं, ये मैं क्यों बता रहा हूं अलग से, इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ट्रिक है इसलिए बताना मजबूरी है मेरी, ठीक है। अब सेलिंग रेट लिखना है तो यहाँ देखो, इस वाले केस में सेलिंग रेट क्या हो जाएगा 1.30, कितना हो जाएगा
1.30 हो जाएगा। सेलिंग रेट 28 हटाएंगे और 30 लिख देंगे। यहां पर क्या होगा सर, दूसरे वाले में 62.96 लिखा है /04 लिखा हुआ है, तो रेट क्या होगा? तो रेट क्या होगा? अब जैसा अभी हमने देखा था कि अगर 1.28/30 लिखा है तो हम क्या करते हैं, 28 हटाते हैं और 30 चिपकाते हैं, राइट, यही करते हैं। उस हिसाब से अगर हम इसको करें तो 62.04 हो जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई सर? क्योंकि ये बाई का रेट है, बाई का रेट कम होना चाहिए और ये सेल करने का रेट है, सेल करने का रेट ज्यादा होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो गया, 62.96 खरीद रहे हैं और 62.04 में बेच रहे हैं, तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे सर? सर इसको 63 करिएगा, इसको क्या करिएगा, 63 कर लीजिएगा, 63.04 कर लीजिएगा। बस ये छोटी सी बात यहां पर आपको बतानी जरूरी थी कि हमारा जो रेट होगा सेलिंग का 63.04 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बताई हुई है, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, पर फिर भी ध्यान रखें इस बात को। इतना मतलब लॉजिकली आपको चलना पड़ेगा कि सर रेट तो कम होता जा रहा है, तो कम होता जा रहा है तो एक और बढ़ा करके 62.96 कितना, ये 96 है, और 04 का मतलब हुआ कि ये 96 और 04, इसका मतलब 63 रुपए 4 पैसे की बात हो रही है। ओके, तो 63.04 इसका सेलिंग रेट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, बाइंग रेट आपको समझा दिया, सेलिंग रेट, दोनों रेट समझा दिए। दोनों इसलिए समझा दिए क्योंकि इस स्टडी में सर कहीं ना कहीं आपको इसको यूज ही करना पड़ जाएगा। अब असली सवाल यह है कि हमारे पास बिल कौन सा है सर, इंपोर्ट का। इंपोर्ट बिल है तो रेट कौन सा लगेगा? देखिए, हमने कोई चीज इंपोर्ट करी हुई है, से हमने एक कार इंपोर्ट करी है, मान लो हमने कार इंपोर्ट करी है, तो अगर मैंने कार इंपोर्ट करी होगी तो इस कार के बदले में मुझे यूरो या डॉलर जो भी है, कोई फॉरेन करेंसी विदेशी व्यक्ति को देनी पड़ेगी, बराबर है। अगर हमने कोई कार विदेश से इंपोर्ट करी है, कोई कार मैं खरीदूंगा तो बदले में मुझे डॉलर या यूरो देना पड़ेगा विदेशी व्यक्ति को। अब चूंकि मैं इंडिया में हूं, मेरे पास डॉलर या यूरो होगा नहीं, मेरे पास विदेशी करेंसी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बैंक जाना पड़ेगा और डॉलर या यूरो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यानी कस्टमर को बाई करना पड़ेगा, कस्टमर को बाई करना पड़ेगा, और कस्टमर अगर बाई करेगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा सर, बैंक सेल करेगा, राइट। तुम बाई करोगे तो बैंक बेचेगा, तो सेलिंग रेट, इसलिए हम रेट कौन सा लगाएंगे सर, यहाँ पर सेलिंग का रेट लगाएंगे, जो मैं अभी तक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर हमें कौन सा रेट लगाना है सर, सेलिंग का रेट लगाना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या कहा मैंने? देखिए, इंपोर्ट का बिल है यानी हमने विदेश से कोई ना कोई चीज इंपोर्ट करी होगी। अगर कोई चीज इंपोर्ट की है, से हमने कोई कार जो है इंपोर्ट करी हुई है, तो बदले में हमें डॉलर या यूरो पे करना पड़ेगा। डॉलर पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉलर है नहीं हमारे पास, तो हम जाएंगे बैंक के पास और बोलेंगे सर मुझे डॉलर आपसे खरीदना है। तभी तो जब डॉलर खरीदेगा तभी विदेशी को दे पाएगा। अगर वो डॉलर खरीदेगा तो हम उसे सेल करेंगे। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा रेट लगेगा सर, सेलिंग का रेट लगेगा। चलो अब ये क्लियर हो जाती है बात कि हमें सेलिंग रेट के साथ खेलना है। ठीक है, तो अब सेलिंग रेट यहां पर अगर मैं लिखूं यहां पर, तो देखो इस वाले केस में सेलिंग रेट कितना है सर, 1.30, और यहां पर सेलिंग रेट कितना था, 63.04। ठीक, तो यहां तक हम अपनी जानकारी में यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, बात समझते चलिएगा। कोई डाउट हो कहीं पर ना समझ में आए तो बताइएगा, अदरवाइज जनरली जितना पढ़ा रहा हूं आपको काम आ जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए। हमें निकालना है यूरो अपान INR का रेट। ठीक है, तो इसके लिए क्रॉस रेट में मैंने समझाया था कि हमें क्या चाहिए, यूरो कहां चाहिए, ऊपर, क्या चाहिए, INR, INR कहां चाहिए, नीचे। तो बस हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेट है उसमें यही देखेंगे, उसमें यही देखिए, यूरो अपान INR में हमें यूरो चाहिए, कहां चाहिए, ऊपर में चाहिए। ऊपर क्यों? क्योंकि ये बेसिकली देखो यूरो अपान INR लिखा हुआ है, तो यूरो ऊपर है इसलिए हमें ऊपर में यूरो चाहिए। ठीक है, तो ऊपर में यूरो चाहिए, तो यहां आकर के देखो क्या यूरो ऊपर में दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, तो यूरो ऊपर में दिया हुआ है तो 1.30 ऐसे ही लिख लो। अगर अगर सीधे यूरो ऊपर चाहिए, ऊपर मिल जाए तो सीधे लिख लेना। अगर मान लो उल्टा हो जाए कि यूरो ऊपर चाहिए था यहां नीचे मिल जाए, तो 1 अपान कर देते हैं, तो उस केस में 1 अपान कर देते हैं। क्या मतलब है, समझाता हूं। मान लेते हैं आपको रेट जो दिया है वो ऐसे दिया होता है, एक ये एग्जाम्पल से बाहर हम जा रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए कि इसका एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं इस बात का। सोचो तुम्हें रेट ऐसे दिया हो, फॉर एग्जाम्पल USD अपान यूरो। अब हमें क्या चाहिए, यूरो अपान INR, यानी हमें यूरो ऊपर चाहिए, पर यहां यूरो तो नीचे बड़ा है, तो उस केस में क्या करेंगे, रेट को 1 अपान ये ले लेंगे, बस ये है। अगर यूरो ऊपर चाहिए, ऊपर मिल जाए, तो वही 1.30 ले लीजिए।
अगर यूरो ऊपर चाहिए लेकिन नीचे मिल जाए तो 1 अपान कर दीजिएगा जो चीज आएगी, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। तो यूरो अपान आईएनआर में हमने देखा कि हमें यूरो ऊपर चाहिए, तो यस यूरो यहाँ पर ऊपर है तो 1.30। क्रॉस रेट सर समझाया हुआ है, वो जो 6 क्लासेस मैंने आपको बताई हैं, एक बार जाके ढंग से अटेंड करिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है, समझाया आपको, ओके। एक बार उनको अटेंड जरूर कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर 4-5 केस स्टडी से रिलेटेड करेंगे तो नीड है। अपान आईएनआर, आईएनआर कहाँ चाहिए सर? आईएनआर नीचे चाहिए, तो यस आईएनआर यहाँ पर नीचे है, तो नीचे है तो फिर इसमें भी बात हमारी सीधे सीधे बन गई, वही लिख दीजिए। अगर नीचे चाहिए होता, ऊपर होता आईएनआर, तो उस केस में अपान कर लेते, ठीक है। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये सर आ गया 81.952 आ रहा है, हम इसे 20 लिख देते हैं, 952 आ रहा है, 20 भी लिख देते हैं। तो ये सर बेसिकली ये रेट हम कोट करेंगे, मतलब कहने का कि 1 यूरो इक्वल टू कितने रुपए का हो गया? 81.9520 रुपए का हो गया। ये रेट हमको कोट करना होगा। तो हम कस्टमर को, अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता कि कस्टमर को हम क्या रेट कोट करेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाता 81.9520। तरह तरह से क्वेश्चन बनाते रहते हैं। 81.9520 हमारा रेट हम कोट करेंगे। अब कितने रुपए कस्टमर से लेने हैं, तो देखो बिल कितने का है सर? 60,000 यूरो का है, 60,000 यूरो का बिल है। 1 यूरो की वैल्यू कितनी है? 81 रुपए की, तो 60,000 यूरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81 रुपए 9520 के। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए 60,000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये सर आ जाएगा आपका 49,17,120 रुपए। इतना रुपए हम कस्टमर के खाते से डेबिट कर लेंगे, इतना उसके खाते से डेबिट कर लेंगे, निकाल लेंगे उसके खाते से। 49,17,120 हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्रॉस रेट सर वही जून 2024 की लाइव क्लास देख लीजिएगा। 6 क्लासें हैं केवल, ओनली देयर आर 6 क्लासेस, उनको पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं अलाउ है, ऐसा कैलकुलेटर ले जाइए सिंपल सा साधारण सा। 120 देखो, 120 इग्नोर कर दीजिए, कैलकुलेशन में हो सकता है एग्जामिनर ने इसको, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो हमारा रेट आया है ये 81.952 आया है, मे बी कि एग्जामिनर ने 80.95 ही ले लिया हो, 2 हटा दिया होगा, मे बी इट इज पॉसिबल, उसने 2 को इग्नोर कर दिया, हमने 2 को नोटिस किया। अब अगर 81.95 ले लिया जाए, करके देखिए 81.95 मल्टीप्लाइड बाई 60,000 करिए, तो देखिए यही एग्जैक्ट यही आएगा, यही आ रहा है एग्जैक्ट, ओके। तो 120 रुपए का क्या करना, वो इतना कंसर्न नहीं होता। आपका आंसर कोई और नियर बाई है भी नहीं, 49,17,000 के आसपास आपका कोई आंसर है भी नहीं, सो डैम श्योर कि यही आंसर हमारा हो जाएगा नियर बाई में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के आए हैं 63.04 वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम जो ज्यादा मेजर क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि सर 63.04 कैसे हो गया, वो मैं समझा देता हूं। इसीलिए क्वेश्चन लाया ही गया है, ये क्वेश्चन लाया ही इसीलिए गया है ताकि आप इस बात से फंसें और समझें और सीखें, है ना। तो 62.96 ये 04 दिया, देखो यहाँ पर रेट ये दिया हुआ है, वही मैंने वहां लिख दिया, ठीक है। अब रेट ये दिया है 62.96 और 04। सर अगर बाइंग रेट की हम बात करें तो सिंपल यही वाला हमारा बाइंग रेट हो जाएगा 62.96, ठीक है। सेलिंग रेट के लिए क्या फंडा चलता है सर, जो आगे का है वो ऐसे ही लिख देते हैं 62 पॉइंट, ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, और 96 की जगह पे 04 लिख देते हैं। फंडा ये है कि 04 लिख दो, जो यहां लिखा है उसको यहां लिख देते हैं, नियम ये होता है। पर समस्या खड़ी हो गई सर हमारे सामने, समस्या क्या है, ये सर बाई का रेट है और ये सेल का रेट है। हमेशा जो रेट होता है इसमें पहला वाला रेट बाई का और दूसरा वाला रेट सेल का होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर बाई कर रहे हैं 62.96 में और सेल कर रहे हैं 62.04, तो फॉरेक्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही खराब हो जा रहा है। क्या कि हमेशा बैंक जो है बाई लो में करता है और सेल हाई में करता है, सस्ते में खरीदेंगे महंगे में बेचेंगे। हो क्या रहा है, सस्ते में बेच रहे हैं और महंगे में खरीद रहे हैं, तो गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब कुछ तो फंडामेंटली रॉन्ग हुआ है हमसे। तो फंडामेंटली रॉन्ग ये हुआ है सर, थोड़ा सा देखिए इस बात को, यहाँ 96 और यहाँ 04 लिखा हुआ है, तो ये आपसे चाहता क्या है कि यहाँ 96 है। अगर यहाँ देखो 979899 होता तब तो समझ में आता, लेकिन 04 है तो हम 04 इसको यहाँ पर लेंगे
और इसको 63 बना देंगे, 63 बना देंगे। क्यों? क्योंकि अब देखो हमारा 62.96 और 63.04 ये हमारा बाइंग रेट और ये हमारा सेलिंग रेट। अब देखो बाई लो कर रहे हैं और सेल हाई कर रहे हैं। वैसे भी समझने की बात है कि 62.96 रुपए हो चुके थे, 04 उसने लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ, वो ये कहना चाहता है 62.96 हो चुका है, 97 कर लो, 98 कर लो, 99 कर लो, 00 कर लो, है ना, और फिर 01, फिर 02, फिर 03 और फिर 04, ये ऐसे लेना है। तो अगर इस क्रम में हम बढ़े तो यहाँ तो 62, 62, 62 ओके है, यहाँ बल्कि 63 हो जाएगा, यहाँ 63, ठीक है, यहाँ पर 63 करना पड़ेगा, तब जाके आपका मैनेज होगा। सर रिवर्स अंकुर सर उसमें परेशान मत होइए, उसमें परेशान मत होइए, अपान वाले चक्कर में मत पड़िए। मैंने जो आपको टेक्निक बताई एकदम एकदम एक नंबर की टेक्निक है, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सर, इसीलिए यहाँ पर 63.04 लिया गया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हैं कि क्यों हमने बिल सेलिंग रेट मतलब सेलिंग रेट लिया है ना। हाँ सर बिल्कुल ऐसा संभव होता है कि करेंसी जो है, जो हमने ये जो रेट होते हैं सर, ये देखो ये प्रीमियम पर है, मतलब प्रीमियम का महंगा हो रहा है, राइट। कई बार रेट सस्ते भी होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन वो कहां पर दिखेंगे, जो डिस्काउंट पर जो रेट होता है उसमें भी, मैं जैसे USD 1.28/30 लिखा होगा, बस जो आपका प्रीमियम है वो डिस्काउंट में ऐसे लिखा जाएगा 62/52, है ना, दिसंबर के लिए, जनवरी के लिए ये 50/40, कुछ ऐसा लिखा जाता है घटते क्रम में यहाँ पर। और जो मेन लिखा जाता है सर डिस्काउंट में भी, उसमें भी बाई लो और सेल हाई का वही लिखा जाता है, बस केवल क्या है, जो आपका प्रीमियम वाला ये फंडा होता है, जो हमारा स्वैप रेट फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट होता है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। एक बार वो क्लास ले लीजिए, यहाँ पर इन सब बातों को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का मतलब नहीं लगता है, ठीक है, नहीं मतलब बनेगा, क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सेम उसी पैटर्न पर है। हाउ मच विल यू डेबिट टू द करंट अकाउंट ऑफ द कस्टमर फॉर एन इंपोर्ट बिल ऑफ USD 1,40,000 इफ द मार्जिन इज दिस मच। सवाल थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पिछले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में डिफरेंस है, क्या है सर? यहां पर बिल किसका है? USD का है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, यहां मार्जिन का कॉन्सेप्ट भी लेकर के हैं। मार्जिन हमेशा जो है, मार्जिन हमेशा किस पर लगता है सर? मार्जिन हमेशा स्पॉट रेट पर लगता है। किस पर लगता है सर? स्पॉट रेट पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर हमारे पास USD 1.4 मतलब 1,40,000 का बिल है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कौन सा रेट लगेगा यहाँ पर? देखो सर इंपोर्ट बिल है, अगेन वही सेम कहानी लगेगी कि कस्टमर को जो है डॉलर पे करना है, कस्टमर को डॉलर पे करना है, वो हमारे पास आएगा डॉलर खरीदने, हम बेचेंगे, तो सेलिंग रेट लगेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, सेम वही सब कुछ सेम है। देखो बस यहाँ यूरो था, यहाँ USD हो गया, यहाँ मार्जिन की कोई बात नहीं थी, यहाँ मार्जिन की बात हो गई, तो इसलिए सेलिंग रेट लगेगा, ठीक है। हम कौन सा रेट कोट करेंगे? सेलिंग का। तो अभी हमने देखा था किसका रेट? USD INR का रेट क्या था हमारा? 62.96/04, जिसमें हमने देखा था कि बाइंग रेट 62.96 और सेलिंग रेट 63.04 हो जाता है, राइट। तो हमें कौन सा रेट लेना है सर? सेलिंग रेट, तो 63.04 हो गया, तो ये रेट हम लेंगे। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि हमने 63.04 क्यों लिया, क्यों? क्योंकि ये एक इंपोर्ट बिल है, इसमें हम सेलिंग रेट अप्लाई करेंगे। अब मार्जिन का क्या करें सर? मार्जिन कौन सा रेट है सर? सेलिंग, सेलिंग रेट, बाई लो सेल हाई, बाई लो और सेल हाई, सस्ते को और सस्ता और महंगे को और महंगा करते हैं। तो अगर इसको महंगा करना है, सेलिंग रेट है बाई लो सेल हाई, महंगे को और महंगा करना है, तो 0.08% का जो मार्जिन है उसको ऐड कर दीजिए, इस मार्जिन को हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं मार्जिन को? और पिछले सवाल में कुछ क्यों नहीं किया था? पिछले क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मार्जिन ऐड क्यों कर रहे हैं? सॉरी, मार्जिन दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऐड हो सकता है या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो ऐड क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि हमारा रेट है सेलिंग का, बाई लो सेल हाई होता है, बाई सस्ते को और सस्ता, महंगे को और महंगा करते हैं। चूंकि हम सेल कर रहे हैं, महंगा करेंगे, सेल हाई, महंगे में बेचेंगे, तो कोई चीज महंगी तभी होगी जब उसमें और चीजें जोड़ी जाएं, तो इसलिए 0.08% इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि 63.04 का इतना परसेंटेज कितना होगा,
यानी कि 63.04 मल्टीप्लाइड बाई, ये सर आ जा रहा है मार्जिन हमारा 0.0504, लगभग ये आ रहा है मार्जिन। ठीक है, तो अब हमारा कितना हो जाएगा रेट, 63.04 तो पहले से ही था, और 0.0504 हमारे पास मार्जिन और ऐड हो जा रहा है। जोड़ दीजिए इसको उठा करके, तो ये हो जाएगा सर आपका 63.0904, कितना जा रहा है 63.0904। ठीक है, तो ये हमारा रेट आ गया। अब अगर रेट आ गया कितना 63.0904, तो $1 का दाम कितना हो गया, यानी कि $1 जो है $1 इक्वल टू $63.0904। ठीक है, और इसमें हमें कितने डॉलर का काम करना है, $1,40,000 का। तो $1,40,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 88,32,656, यानी कि 88,32,656 रुपए हमारे आ जा रहे हैं, 88,32,656 रुपए। ठीक है, 88,32,000, यहाँ 14,000 है, यहाँ 18,000 है, 21,000, तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, 88,32,000। अब इस क्वेश्चन में हमने चूंकि यूएसडी का बिल था, इसलिए रेट कौन सा लिया, सिर्फ यही वाला लेकर के काम चला लिया। यूरो, यहाँ क्या था, यूरो का था, इसलिए यहां पर ध्यान देना, यहां क्रॉस रेट की जरूरत पड़ी थी, यहां पर देखो क्रॉस रेट की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ें और आंसर करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए, बहुत से लोगों ने अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर, समझाते हैं। देखो रेट क्या था 63.04, इसको मल्टीप्लाई, इसको जो है हमें क्या पता करना है, मार्जिन 0.08%। सर 0.08% पता करना है, तो फंडा ये होता है 63.04 इंटू 0.08 लिखिए, और परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन 100 कर दीजिए। इसी को कैलकुलेटर पर बिठाया जाता है सर। जैसे सिंपल सा है सर, मान लो 400 रुपए का 10% निकालना है, तो क्या करते हैं, 400 इंटू 10 अपॉन 100 कर देते हैं, बस वही चीज करनी है, वही चीज है। 0.08% करना है तो 0.08 अपॉन 100 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, यही किया है सर। देखो 63.04 इंटू 63.04 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपको सर 0.0504 एक्चुअली 32 भी आएगा, लेकिन 32 इग्नोर मार दिया हमने, 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करने हैं। ठीक, तो ये हो गया सर क्वेश्चन आपका। कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैसे 0.0504 आया है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्रॉस रेट वाला सर वो थोड़ा सा क्लास करिए वही वाली, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जिनके मन में डाउट है सर, मेरे हिसाब से जून 2024 का एक बार क्लास कर लीजिए। जून 2024 की लाइव 6 क्लासेस हैं, आज उसको कल में समय दे करके निपटा लीजिए। सारे क्वेश्चंस आपके आंसर होने लगेंगे। अगर कुछ रह जाते हैं, वैसे तो रहने नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर रह जाते हैं तो आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच क्रेडिट विल यू गिव टू द एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट बिल ऑफ यूएसडी 1.5 लाख, यानी कि एक्सपोर्ट का बिल है 1.5 लाख रुपए का, तो कस्टमर के खाते में कितना क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितना क्रेडिट करेंगे, थोड़ा सा ये भी जरा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कई बार क्या है क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देता है, क्या है बताता हूँ मैं कैसा क्वेश्चन घुमाते। देखो जैसे यहाँ क्या है, इंपोर्ट बिल है। इंपोर्ट मतलब हमने कोई चीज यहाँ पर इंपोर्ट करी हुई, मैं मान लेता हूँ कार। ठीक है, तो इंपोर्ट करी है, तो इसका मतलब हमें डॉलर जो है विदेश में पे करना पड़ेगा। डॉलर पे करने के लिए कस्टमर को बाई करना पड़ेगा, और बाई करेगा तो हम सेल करेंगे, राइट। तो जब हम सेल करेंगे तो हम कस्टमर को क्या देंगे, हम सेल करेंगे तो कस्टमर को क्या देंगे, डॉलर, और बदले में कस्टमर से क्या लेंगे, रुपया। इसीलिए कस्टमर का जो खाता है वो डेबिट किया जाता है। कस्टमर के खाते से हम रुपया निकालेंगे, रुपया निकालते हैं, रुपया ले लेते हैं, जो भी भाषा यूज करनी हो। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं कि सर इन केस ऑफ इंपोर्ट बिल, इंपोर्ट बिल में कस्टमर के खाते से रुपया लिया जाता है, एक्सपोर्ट बिल में कस्टमर को रुपया दिया जाता है, रुपया दिया जाता है। क्यों एक्सपोर्ट में रुपया क्यों दिया जाएगा, समझो। हमने कोई चीज जो है एक्सपोर्ट करी हुई है,
मान लेते हैं गेहूं हमने एक्सपोर्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, बदले में हमें वहां से डॉलर मिलेगा, हमें मतलब कस्टमर को डॉलर मिलेगा, वो उस कस्टमर के पास डॉलर है तो वो हमारे पास आएगा, बोलेगा सर हमसे डॉलर ले लो और रुपया दे दो, तो डॉलर हम उससे लेंगे, मतलब वो डॉलर क्या करेगा, कस्टमर डॉलर सेल करेगा, कस्टमर डॉलर क्या करेगा, सेल, और बैंक क्या करेगा, बाई, ठीक है, कस्टमर डॉलर सेल करेगा और हम बाई करेंगे, तो कौन सा रेट लगेगा एक्सपोर्ट के केस में, बाई का रेट लगेगा। और दूसरी बात, कस्टमर हमें डॉलर देगा, यानी बैंक डॉलर लेगा और बदले में रुपया कस्टमर को देगा, कस्टमर को देगा, ठीक है, इसीलिए देखो हाउ मच क्रेडिट, यहां पर कस्टमर के खाते में रुपया डाला जा रहा है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इंपोर्ट बिल के केस में कस्टमर के खाते से डेबिट किया जाएगा या कस्टमर के खाते में क्रेडिट किया जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट बिल है, यूएसडी का है, यूएसडी का है, इसका मतलब हमें रेट किस कौन सा लेना है, सिर्फ यूएसडी वाला लेना है। एक्सपोर्ट बिल में मैंने आपको बताया कि कोई चीज आपने एक्सपोर्ट की, फॉर एग्जांपल गेहूं, तो वहां से बदले में कस्टमर को डॉलर मिलेगा, इंडिया में डॉलर आएगा, अब वो डॉलर अपने पास रखेगा नहीं तो उसको क्या करेगा, आकर के बैंक में सेल कर देगा, कौन, कस्टमर, अब वो सेल करेगा तो बैंक क्या करेगा, बाई करेगा, तो इसलिए हम कौन सा रेट लेंगे, बाई का रेट लेंगे पहली बात, ठीक है। अब बाई का रेट कौन सा, यूएसडी वाला चाहिए, तो हमने देखा था 62.96/04 था, बाई का रेट यही वाला है, बाई का रेट क्या है 62.96 का, ये हमारा सर बाई का रेट है, ठीक है। इसी रेट पर हमें कैलकुलेशन करनी है, कितने की करनी है, $1 की कीमत इतनी है 62.96, तो $1.5 की कीमत कितनी हो जाएगी, सिंपल, बस इतना ही कैलकुलेशन है, केवल कहानी बहुत ज्यादा होती है, कैलकुलेशन के नाम पर कुछ ज्यादा अपने पास आता नहीं है। तो ये सर आ रहा है 94,44,000 मेरे ख्याल से, 94,44,000, 94,44,000 रुपीज उस कस्टमर के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कई बार यहाँ पर पूछ लेते हैं कि 94,000 ये क्रेडिट किया जाएगा या इतना ही उसके खाते में इसे डेबिट किया जाएगा, तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, रुपया हो क्या रहा है, कस्टमर हमको डॉलर दे रहा है, बदले में हम रुपया कस्टमर को दे रहे हैं, तो कस्टमर के खाते में रुपए जा रहे हैं तो क्रेडिट होगा, ओके। तो थोड़ा सा लॉजिक ये भी ध्यान रखिए कि डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। तो बस ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की, कठिनाई मेरे ख्याल से इसमें भी नहीं रही होगी। अब शायद 3 क्वेश्चन करने के बाद में अब थोड़ा सा दिमाग खुल गया होगा कि हाँ क्या चल रहा है, ओके, क्या चल रहा है आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही एक्सपोर्ट का बिल है, $80,000 का है, मार्जिन जो है दिया हुआ है 0.08, ध्यान देंगे मार्जिन परसेंटेज में नहीं दिया है, मार्जिन पैसे में नहीं दिया है, मार्जिन 0.08 सीधे दे रखा है, ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगी। हाँ ठीक है, करेक्ट है लॉजिक आपका अमित सर, ठीक है। तो सेम वही उसी पैटर्न पर चलेंगे, क्या पैटर्न रहेगा हमारा, एक्सपोर्ट का बिल है, इसका मतलब क्या होगा, कस्टमर ने कुछ एक्सपोर्ट किया है, बदले में डॉलर पाएगा, डॉलर ला करके सेल करेगा, हम बाई करेंगे, तो सिंपल हम बाई का रेट लगाएंगे, हम क्या रेट लगाएंगे, बाई का रेट, हमने देखा था बाई का रेट हमारा क्या है 62.96 का, तो ये रेट लगेगा, लेकिन यहाँ मार्जिन की बात कर दी गई है, सर मार्जिन हमारा है कितना 0.08 लिखा हुआ है, ठीक है सर 0.08 ऐसे दिया हुआ है, वही लिख दिया हमने उठा करके। सवाल ये है सर कि प्लस करूं कि माइनस करूं, सर प्लस करूं कि माइनस करूं, बस इस बात का जवाब केवल ढूंढ लीजिए, कौन सा रेट है हमारा, सर बैंक के लिए बाई का रेट है, बैंक क्या करता है, बाई लो करता है, सस्ता और सस्ता किया जाएगा, तो इसको सस्ता करने के लिए जोड़ दूं कि घटा दूं, सर घटा दीजिए, अगर सस्ता करना चाहते हो, बाई लो करना चाहते हो तो घटा दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो ये सर हो जाएगा 62.88 होगा शायद, ठीक है 62.88, तो ये रेट हम कस्टमर को ऑफर करेंगे, $1 का रेट इतना आ गया है सर, $80,000 हमारे पास है, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये सर हो जाएगा 50, 30, 400, यानी कि 50,30,400, 50,30,400 रुपीज कस्टमर के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये परसेंटेज दे दिया होता मार्जिन, सोचो ये परसेंटेज में दे दिया होता
तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर क्या है, हमने सीधे सीधे 0.08 लिख के घटा दिया है। अगर परसेंटेज दिया होता तो 62.96 का पहले 0.08% कैलकुलेट करते, फिर जितना आता उसको इसमें से घटाते। ठीक, क्लियर हो जाती बात। लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है तो हमारे लिए और आसान है, सिंपल ले जाके उठा के वैल्यू रख दी, काम खत्म हो गया। ओके, तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अब ट्राई करिए जो है, कौन सा सर क्या रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में वो जो परसेंटेज वाला बताया है सर, ये कह रहा हूं कि मान लो यहाँ पर परसेंटेज लिखा होता तो कैसे कैलकुलेट करते, वो मैं कह रहा था। कर लेते हैं कैलकुलेशन। हमारा रेट क्या था 62.96, ठीक है। उसमें से हमें मार्जिन को घटाना है क्योंकि बाई लो सेल हाई होता है, बाई लो करना है तो घटाएंगे, माइनस करना है, लेकिन क्या 0.08% करना है। तो इसका पहले इतना कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करें, 62.96 इंटू 0.08, परसेंटेज को हटाने के लिए अपन 100, ये कैलकुलेट कर लेंगे 62.96 इंटू, तो ये लगभग सर आ जा रहा है कितना, 0.0504 के आसपास ही आ रहा है लगभग, ठीक है। तो 0.04, तो अब क्या करते हैं, 62.96 तो दिया ही था, 0.04 इसको घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे, ये घटाएंगे ना कि 0.8 घटाएंगे, इतना घटाते। तो ये आ जाता है 62.96 माइनस 0.0504, 62.9096, ये रेट हम इसको फ्रेंड्स कोड करते। और कितने कितने का बिल था, 80,000 का, तो $80,000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये आ जाता 50 32 लगभग 700, 50,32,700 के आसपास आ जाता है। ओके, लगभग इतना आ जाता है कैलकुलेट होकर। अगर यहाँ परसेंटेज दिया होता तो, नहीं दिया है तो हमारे लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्सपोर्ट का बिल है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई हमें कौन सा रेट लगाना है सर, बाई का रेट लगाना है। क्यों लगाना है समझाया हुआ है आपको मल्टीपल टाइम्स, बाई का रेट। लेकिन ये बिल है यूरो में और मार्जिन 7 पैसा दिया हुआ है, तो पहली चीज की हमें यूरो का रेट दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक जितने भी खेले थे हमने खेल, वो डॉलर में खेले थे, यहाँ यूरो में खेलना है। कौन सा रेट लगा रहे हैं, बाई का। तो एक बार पूरे रेट कोट करेंगे। हमें क्या चाहिए, यूरो और रुपए। हमें रेट चाहिए यूरो INR का। हमारे पास रेट क्या है, यूरो USD दिया हुआ है, कितना है, चूंकि हम बाइंग रेट की बात करें तो मैं सीधे वही लिख देता हूं, 96 पॉइंट, कितना रेट दिया हुआ था, 62.96 नहीं, 1.28 दिया हुआ था, ठीक है। और इसका दिया हुआ था USD अपान INR का रेट कितना दिया हुआ था, 62.96, राइट। सिर्फ बाइंग का रेट लिख रहा हूं, तो ये रेट हमें दिए हुए हैं। हमें निकालना क्या है, यूरो अपान INR, यूरो अपान INR निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो यूरो ऊपर चाहिए, हाँ सर यहाँ यूरो ऊपर है, हाँ है, तो 1.28 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाए, INR नीचे चाहिए, हाँ सर नीचे ही है, तो वही सेम 62.96 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.28 मल्टीप्लाइड बाई 62.96, 80.5888, ये सर रेट निकल करके आया। हमारा रेट क्या निकल करके आया, 80.588। अब देखो यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है लेकिन पैसे में दिया हुआ है, ये क्या चीज है सर, ये है कि $1 इक्वल टू कितना है, 80 रुपए 58 पैसे लगभग, है ना। $1 इतने रुपए के बराबर है। तो 7 पैसे को अगर यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 7 पैसे को अगर रुपए में लिखना चाहें, 7 पैसे इक्वल टू 0.07 रुपए के होगा, राइट। ये रुपए में है और ये भी रुपए में कर लेंगे, भले वहां पैसा दिया हुआ है। 7 पैसे को 0.07 क्यों किया, क्लियर हो गई होगी बात मेरे ख्याल से, ठीक है। 7 पैसे का मतलब 0.07 रुपए हो जाएगा। हाँ सॉरी, 1 यूरो, सॉरी सर सॉरी, 1 यूरो इक्वल टू इतना है रुपए के, थैंक यू।
तो 1 यूरो इतने रुपए के बराबर है, तो ये रुपए हो गया, और 7 पैसे का मार्जिन है, तो 0.07 रुपए में उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.07 हो जाएगा। तो समझने की बात है कि अगर परसेंटेज दिया हो तब खेल क्या है, अगर सिंपल ऐसे दिया हो तब खेल क्या है, और अगर पैसा लिखा हो तब खेल क्या है। 3 तरीके की सिचुएशन तीनों लेकर आए हैं, ठीक है। काफी कुछ सीखने वाली भी है इसमें ना। दूसरा वो जो 63.04 वाला था वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट था, और तीसरा ये भी कि 3 तरीके की सिचुएशन हो तो क्या करते हैं। सवाल ये है कि प्लस या माइनस, तो अगेन हमारा बाई का काम चल रहा है, तो बाई लो सेल हाई, तो बाई लो कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80.5188, ये रेट कोड करेंगे। 1 यूरो बराबर इतने रुपए के, तो कितने यूरो का बिल है सर, 70,000 यूरो का। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, आगे की कहानी खत्म है। तो ये सर आ रहा है 316, 56,36,36,300। 16 और आ रहा है, पर कोई बात नहीं, हो सकता है उन्होंने इसको जो है 52 मान लिया होगा, है ना। क्वेश्चन में हो सकता है 80.52 कैलकुलेट कर लिया होगा, दैट्स वाई थोड़ा सा वेरिएशन है, पर अपना आंसर मैच हो जा रहा है, तो दैट इज ओके, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा सर। ओके, री एक्सप्लेन करते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखो, बिल है एक्सपोर्ट का, तो बाई रेट लेना है, ठीक है। यूरो का बिल है, और यहां पर यूरो है, यहां पर रुपए है, तो जो हमें रेट चाहिए वो हमें यूरो INR चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली, यानी कि हमारी केस स्टडी में यूरो INR डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो इनडायरेक्टली यानी क्रॉस रेट से निकालेंगे। क्या रेट दिया है, यूरो USD का रेट दिया हुआ है 1.28 का, और USD INR का रेट दिया हुआ है कितना, 62.96। क्यों सर हमने ये वाला रेट ही क्यों लिया, वो 0.28 क्यों ही लिया, है ना। रेट तो ये दिया हुआ था 1.28/30, तो हमने 1.30 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का बिल है, बाई के रेट से मतलब है, इसलिए हम सेलिंग वाले रेट को यहाँ पर नहीं लेंगे, इसीलिए यहाँ पर यही वाला रेट लिया और यही वाला रेट लिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में क्रॉस रेट में मैंने आपको बताया कि हमें यूरो अपान INR चाहिए, तो ये देखो कि क्या यूरो ऊपर है, हाँ है, तो यहां पर भी देखो क्या यूरो ऊपर दिया हुआ, जो रेट दिया इसमें यूरो ऊपर है, हाँ सर ऊपर है, तो वही लिख दो 1.28, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। INR नीचे है, यस यहाँ पर नीचे है, तो वही लिख दो 62.96। यदि ये बात नहीं समझ में आ रही तो वो क्लास देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये शायद 81 पॉइंट कर ही देते हैं, याद नहीं है, इंटू 62.96, 80.5888 आ रहा है। एट्टी पॉइंट फाइव एट 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 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, ये रेट आ गया, और 7 पैसे का हमारा मार्जिन है 8.5888, 7 पैसे का मार्जिन है। मार्जिन यहाँ पर 7 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये 1 यूरो के बराबर है, ये 1 यूरो के बराबर है, ठीक। तो इसे भी रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा बाइंग रेट चल रहा है तो सस्ते को और सस्ता करेंगे, इसलिए माइनस कर देंगे, तो हमारा रेट आ जाएगा 80.5188, ठीक। अब ये रेट आ गया हमारा कितना, 80 रुपए 5188, 1 यूरो का दाम है, और है कितने यूरो, 70,000 यूरो, ठीक। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और कई बार ये रेट ही पूछ लेते हैं, कई बार यही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि क्या रेट कोड करेंगे, तो 80.5188। थैंक यू सर। अगर INR न्यूमरेटर में है, ठीक, चलो ये सारी बातें अगर समझ में आ गई हैं, तो सर का एक क्वेरी है उसको देख लेते हैं। सर बोल रहे हैं कि अगर मान लो INR न्यूमरेटर में हो तो क्या होगा, ठीक। एक एक क्रॉस रेट में मैं करवा ही देता हूँ 1-2 क्वेश्चन, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम टहल के आप लोगों को क्रॉस रेट ही फंस रहा है। देखो, जैसे मान लो यूरो USD इक्वल टू 1.28 दिया हुआ है, और INR USD इक्वल टू मान लो क्या दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ 0.7
0.05 गलत होगा, मैं स्टैंडर्ड पे नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आपको निकालना है यूरो अपान INR, मान लेते हैं कि आपको ये कैलकुलेट करना है, दिया है ये और कैलकुलेट ये करना है। तो सर आपको क्या करना है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आपको ये देखना है कि यूरो यहां पर सर कहाँ है, यूरो INR चाहिए तो यूरो कहाँ है सर, न्यूमरेटर में। तो अपने उसमें जो रेट दिए हैं उसमें देखो यूरो न्यूमरेटर में है, हाँ सर यहां भी न्यूमरेटर में, यहां भी न्यूमरेटर में, तो जो रेट दिया है वही एज इट इज लिख दीजिए, मल्टीप्लाई साइन लगा दीजिए, ठीक है। अब INR कहाँ चाहिए सर, यहाँ INR कहाँ है, डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में है, नीचे वाले में है, तो यहाँ नीचे वाले में है तो यहाँ भी नीचे वाले में चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऊपर वाले में है सर, गड़बड़ हो गई, हमें नीचे चाहिए था, है ऊपर, तो उल्टा कर दीजिए, क्या उल्टा कर दीजिए, ये INR कहाँ है सर, नीचे चाहिए, हमें जरूरत क्या है, मेरी नीचे चाहिए INR, है कहाँ ऊपर, गड़बड़ हो गया सर, मैच नहीं कर रही अपनी भावनाएं, तो 1 करके वो वैल्यू लिख दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। और अगर दोनों एक ही जगह हैं, अच्छा एक और केस लेते हैं, अब सोचो, ऐसा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है, तो इस केस में क्या करें, हमें USD EUR का रेट इतना दिया है, INR USD का रेट इतना दिया, हमसे पूछ रहा है कि सर EUR अपान INR का रेट निकालिए, ये बोल रहा है, ये रेट निकालना है, चलो निकालते हैं, कोई बात नहीं। तो निकालना है हमें ये रेट, यहां सर यूरो कहां पर है सर, अंश यानी कि न्यूमरेटर में है, यहां यूरो कहां है सर, डिनोमिनेटर में है, कहां चाहिए था, ऊपर है, कहां नीचे, गड़बड़ हो गई सर, तो गड़बड़ हो गई तो 1 हमें ऊपर चाहिए था, मिल कहां गया, नीचे, सर गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ हो गई तो 1 कर दो, बात खत्म, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। हमें INR चाहिए कहां, नीचे चाहिए सर, नीचे डिनोमिनेटर में यहां आए, पता चला ये तो न्यूमरेटर में है, नीचे चाहिए तो ऊपर है, फिर गड़बड़ हो गई, नीचे चाहिए तो ऊपर है, फिर गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं है, बस हो गया, इतना ही है सर। अब मेरे ख्याल से क्रॉस रेट का जो फंडा था वो क्लियर कर दिया मैंने, हर तरीके के एग्जांपल आपको दे करके, अगर सब कुछ एक जैसा है तो मल्टीप्लाई, एक गड़बड़ है तो कैसे करेंगे, दोनों गड़बड़ है तो कैसे करेंगे, सिंपल अपने आप से यही पूछिए कि हमें चाहिए कहाँ, सर ऊपर चाहिए, है ऊपर, नहीं नहीं है, जैसे ही जवाब मुंह से निकले कि नहीं, तुरंत ही 1 कर देना, बस अगर निकले हाँ तो वैसे ही लिख देना, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। इससे ज्यादा सरल नहीं है सर, विश्वास मानिए, बहुत अच्छी टेक्निक है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, तो हो गए 5 क्वेश्चन सर, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में भी आया होगा, क्वेश्चन करने में मजा भी आया होगा, इसके न्यूमेरिकल करने में अच्छे लगते हैं अगर आते हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करिए। थैंक यू सभी को तारीफ करने के लिए। क्लास वो वाली करिएगा जो मैंने आपको बताया था, जून 2024 वाली लाइव क्लास करिएगा, 6 क्लासेस आप करोगे ना, आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, जो कमी रह जाएगी वो चैप्टर नंबर 24 की लाइव क्लासेस में देखिएगा। चैप्टर नंबर 24 की लाइव क्लासेस में मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर क्वेश्चंस करवाए हैं, न्यूमेरिकल केस स्टडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की चैप्टर नंबर 24 में है, वो भी देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए रखा है सर, ये क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर मैं ये बात वैसे बहुत बार बोला हूं, फिर से बोल रहा हूं कि केस स्टडी आपको आए या ना आए, उसके 5 क्वेश्चन एक बार पढ़ा करिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन का पूरी केस स्टडी न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन केस स्टडी में रखा है, तो प्लीज है ना ध्यान रखें। ये सर बेसिस स्वैप है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये बेसिस स्वैप है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एग्जाम में केस स्टडी के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, भले ही आता हो या ना आता हो, ठीक है। दूसरा, हमेशा एक और ध्यान रखिए, शुरू के जो है 10 क्वेश्चन बहुत कठिन रखे जाते हैं और लास्ट के 10 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कोशिश करके एग्जाम में हॉल में बैठे सीधे 90 नंबर क्वेश्चन उठाइए, आप देखोगे वो ऐसा 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, अक्सर ऐसा होता है।
चलो ठीक है। तो a swap where cash flow on both legs of swap are reference to different floating rate, यानी कि कैश स्वैप मतलब जो है स्वैप हो रहा है, कैश फ्लो हो रहा है, जिसमें स्वैप की दो लेग हैं लेकिन दोनों अलग अलग फ्लोटिंग रेट को, जैसे ये ARR अल्टरनेट रेफरेंस रेट को और ये मिबोर को रिप्रेजेंट करती है। अगर ऐसा है तो उससे सर क्या बोलते हैं, बेसिस स्वैप बोलते हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 में ही है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस ऐसे ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखो सारे स्वैप होते हैं सर, इक्विटी स्वैप, करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप, डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। क्रॉस रेट के बारे में सर जो है नहीं, ऐप में ही मिल जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 1 का लाइव क्लास देख लीजिए, कब का, जून 2024 का, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन सर एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। डिटेल्स ऑफ 6 क्लासेस सर कुछ नहीं करना है, आप हमारे BFM कोर्स में जाएंगे तो वहां पर एक फोल्डर मिलेगा आपको, जून 2024 लाइव करके लिखा होगा। जून 2024 लाइव में जैसे ही आप घुसेंगे वहां तुरंत ही बहुत सारी क्लासेस हैं, पहला चैप्टर वहां पर शुरू में ही पहला चैप्टर आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो वैल्यू डेट पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सर, ये भी, व्हाट इज वैल्यू डेट इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में वैल्यू डेट का क्या मतलब होता है। तो सर वैल्यू डेट का ये मतलब होता है, द डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ फंड्स आर एंट्री टू एन अकाउंट बिकम इफेक्टिव। जिस डेट को पेमेंट हो जाती है, जिस डेट को सेटलमेंट होता है बेसिकली, है ना, उसी डेट को ही हम वैल्यू डेट बोलते हैं। ओके, पढ़ाया हुआ है, थ्योरेटिकल वाले वीडियो में जाएंगे, जो रिकॉर्डेड क्लास है वहां बताया हुआ, लेकिन जब एग्जाम में आ जाता है तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, अदरवाइज ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है ये। ठीक है, बस फ्रेंड्स यहीं पर अपनी क्लास ओवर होती है। आप चाहें तो ड्रॉप कर दीजिए, किसी क्वेश्चन में अगर हो कोई डाउट तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जो है गुड नाइट मेरी तरफ से। हो जाएगा सर, सिलेक्शन हो जाएगा, पार हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। क्वेश्चन मिलेंगे सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने आपको जो स्वैप वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, मतलब पूरे चैप्टर नंबर 1 में से अच्छे 2 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और ये दोनों अच्छे हैं, विश्वास है। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, दोबारा से भी देख सकें, कोई दिक्कत नहीं है। गुड नाइट सभी को मेरी तरफ से, कल फिर मिलेंगे इसी में, जो है जो अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, इसी में कुछ केस स्टडी और करेंगे। ओके, केस स्टडी करवा देता हूँ कुछ, क्योंकि जो है केस स्टडी जब तक ना मिले तब तक लोगों को लगता है कि पढ़ाई नहीं चल रही है। नहीं सर, BFM अभी पूरी तरह से सिर्फ लाइव क्लास के भरोसे नहीं कहा जा सकता है। सर नंबर जो है 9494787882 है, ये मोबाइल नंबर है हमारा। कोई भी इशू है, PDF चाहिए, वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐप में कुछ एरर है, कोई भी दिक्कत है, आप प्लीज इस पर कांटेक्ट करिए। अगर मान लीजिए कॉल नहीं उठ रही है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए, रिस्पॉन्ड करेगी टीम। कॉल नहीं उठेगी तो कॉल बैक आपको जाएगी, ये मैं श्योर करता हूँ इतना, ठीक है, उसके लिए चिंता फ्री रहिए। आप किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई आएगा। इवन आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो पर जाकर के अगर कमेंट भी मारते हैं तो वो भी देखा जाता है, नजरें सब पर रखी जाती हैं, क्योंकि जो है मुझे पता है कि कितनी जरूरत है आप लोगों को पढ़ाई की और पास होने की। ठीक है, थैंक यू सो मच तारीफ के लिए जो है। गुड नाइट सभी को। एग्जाम में सर केस स्टडी लगभग इसी पैटर्न की आ जाती है ना, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहता है। स्वैप वाला भी इसी चैप्टर का है, इसी चैप्टर में ही है, थ्योरी में है स्वैप वाला, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, अदरवाइज केस स्टडी आ जाती है सर, पढ़ाई हुई भी आ जाती है। कोई बात नहीं सर, किसी भी नंबर से आप व्हाट्सअप कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं चेक किया जाता है कि आपने हमारा कोर्स लिया है या नहीं लिया है। अगर कोई भी क्वेरी आती तो रिप्लाई करते हैं सर। ओके, इसके लिए चिंता फ्री रहिए। गुड नाइट सभी को।